नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं आपके समक्ष भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन रोपड़ किस राज्य में स्थित है? रोपड़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता एक शामिल है उसमें। तो रोपड़ जो है मुख्य रूप से सतलज नदी के किनारे पंजाब राज्य में क्या है ये स्थित है यहाँ पे, जहां से आप मुख्य रूप से देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो साक्ष्य है उनकी प्राप्ति होती है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए इसका आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार, सी आंसर क्या होगा यहाँ पे, सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या दिया गया है। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत भूमि को छोड़ दिया था। ठीक है, सिकंदर जो है भारत में जो घनानंद होता है, हम लोग मगध सम्राट पढ़ते हैं जिसमें घनानंद के शासनकाल में क्या होता है, 326 ईसा पूर्व में क्या होता है, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है तक्षशिला वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में। जिस समय यहाँ के जो राजा होते हैं पोरस, राजा कौन होता है, पोरस। तो सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व में क्या होता है, युद्ध होता है, जिस युद्ध को बोला जाता है झेलम का युद्ध या हाइडोस्पीस का युद्ध, झेलम का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, काफी संघर्ष होता है। पोरस भी क्या करता है, बहुत ही जोरों शोरों से क्या करते हैं, उनका सामना करते हैं, लेकिन फाइनली क्या हो जाती है, इनकी हार हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी सिकंदर जो है भारत के मुख्य भूमि प्रवेश नहीं करता है, वो आता है मुख्यतः कहाँ पे, व्यास नदी के किनारे तक। यहीं से क्या हो जाता है, वो वापस हो जाता है। उनके सैनिक लोग मना कर देते हैं आगे जाने के लिए, तब वहां पे क्या होता है, सिकंदर जो है यहीं से क्या हो जाता है, पुनः वापस चले जाता है। लगभग 19 महीने तक रहता है भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, उसके बाद वापस हो जाता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा आपका, ये सही है। दूसरा कारण देखते हैं आज क्या है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। ये कथन गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त के मौर्य के साथ कोई संघर्ष नहीं हुआ था। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य आए भी नहीं थे वहां पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत होता है। तो ये क्या होगा, सी आंसर आपका ये सही होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, कांस्य की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? कांस्य की मूर्ति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता पे धातु जो था मुख्य रूप से कांस्य था। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम है, और इसी सभ्यता पे एक कांसे की मूर्ति मिलती है। कांसे की क्या मूर्ति मिलती है, वो भी एक स्त्री का होता है जो कि नर्तिका या तो नृत्य मुद्रा में होती है, जिसका जो प्राप्ति होता है कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मोहनजो से प्राप्त होती है कौन सी, नर्तिका की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार दिख रहा है कि सुमेलित कीजिए वाला हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कथन है जो गलत रूप से क्या है, सुमेलित है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पहला है लोथल। लोथल एक स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, भोगो नदी किनारे पे है, ये सही है। चन्हुदड़ो सिंधु नदी किनारे पे स्थित है, ये भी सही है। कालीबंगा मुख्य रूप से राजस्थान में घग्गर नदी किनारे पे है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा क्या हिंडन नदी किनारे है? नहीं, क्योंकि हिंडन नदी यूपी में बहती है, यमुना की सहायक नदी है। हड़प्पा जो है मुख्यतः कहाँ है, रावी नदी के किनारे पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत सुमेलित है, लेकिन आंसर क्या होगा, ये आपका सही आंसर होगा वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा के खुदाई के समय दयाराम साहनी के सहायक खोजकर्ता कौन थे? यहाँ हड़प्पा की खुदाई की बात की जा रही है, तो हम देखते हैं कि पूरे भारत में जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, जहां से पहला साक्ष्य वर्ष 1921 ईस्वी में होता है, कहां से, हड़प्पा से। अभी मैंने बताया
हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है, रावी नदी। जब इसकी खुदाई किया गया था तो इनके जो निर्देशक थे, निदेशक एएसआई का, भारतीय पुरातत्व विभाग के जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल। इनके ही निर्देशन में दो व्यक्ति को हायर किया गया था। एक का नाम है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और एक व्यक्ति था राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हायर किया गया, लेकिन दोनों व्यक्ति में जो दयाराम साहनी थे वो हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व करते थे मुख्यतः, और राखल दास बनर्जी जो है मुख्य रूप से आपके मोहनजो का। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हड़प्पा की जब खुदाई हुआ था तो उस समय दयाराम साहनी के सहयोगी के रूप में कौन था? तो दयाराम साहनी के सहयोगी के रूप में था माधव स्वरूप, माधव स्वरूप। और यहाँ पे राखल दास बनर्जी के साथ जो मुख्य रूप से था मार्टिमर व्हीलर थे, मार्टिमर व्हीलर, जो कि मोहनजो की क्या हुई थी, खुदाई थी तब वहां पे। तो यहाँ दयाराम साहनी के साथ कौन है? माधव स्वरूप। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर आपका सही होगा, ये सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति जिसके चारों ओर निम्न में से कौन सा जानवर के चित्र अंकित नहीं है? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रहा था तो मोहनजोदाड़ो से एक ऐसे मिट्टी के मूर्ति मिलता है जिसके 3 मुख थे, 3 मुख वाले व्यक्ति, और उस 3 मुख वाले व्यक्ति के चारों ओर 4 जानवर का चित्र अंकित था। मुख्य रूप से एक तरफ था आपका गेंडा, एक तरफ था आपका हाथी, एक तरफ था आपका भैंस, और एक तरफ था आपका बाघ। ये 4 जानवर के चित्र अंकित था उस 3 मुख वाले व्यक्ति के चारों ओर। अब 4 जानवर अंकित होने की वजह से पशुओं के देवता, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पशु के देवता शिव जी है वहां पे, तो जिसके वजह से 4 जानवर के चिन्ह अंकित है, तो कंपेयर किया गया कि ये क्या है? पशुपतिनाथ। तो इतिहासकार लोग इसी 3 मुख वाले व्यक्ति को क्या संज्ञा देते हैं? पशुपतिनाथ, या इसी को बोलते हैं आद्य शिव, आद्य शिव की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पूछा गया है किस जानवर का चिन्ह अंकित नहीं उनके चारों ओर वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाघ है, हाथी है, गेंडा है, हिरन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आंसर, तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, हिरन का चित्र अंकित नहीं है उसके चारों ओर वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही चयन करें। देखते हैं कथन क्या है। पहला, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे कि हम पढ़ते हैं, एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक, और एक होता है आपका ऐतिहासिक। तीन होता है इतिहास को अगर पढ़ा जाए तो ऐतिहासिक। तो यहाँ पे जो प्राग ऐतिहासिक है, प्राग ऐतिहासिक उसको बोला जाता है जिस समय का, अर्थात इतिहास का वह समय जिसमें हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का लिखित या तो साहित्यिक सोर्स नहीं मिलता है। जैसे कि पाषाण काल का औजार मिलता है, हड्डी मिलते हैं, लेकिन क्या उसका लिखित साक्ष्य मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। गुफा मिल जाता है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह समय जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है उसकी लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसा समय क्या कहलाता है आपका? आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, काफी सारे नगर मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हड्डी के औजार मिले, कहीं कहीं से कारखाने मिले हैं मोती के, ठीक है, द्विफसली के साक्ष्य मिला है। तो पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला है, उसकी लिपि भी मिली है मुख्य रूप से, लेकिन अभी तक किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा उसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य भी है, उसको हम पढ़ भी पाए हैं। तो जिसके अंतर्गत रखा जाता है वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक बोल सकते हो। अब भाई जैसे कि वैदिक काल में जो संस्कृत में लिखा हुआ तथ्य है उसको हम क्या पढ़ चुके हैं वहां पे, तो ऐतिहासिक काल में आ जाता है वो। ठीक है ना। दूसरा,
इस सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? धौलावीरा है। इस सभ्यता कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र क्या धौलावीरा है? ये गुजरात राज्य में है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है आपका राखीगढ़ी, भारत में ना, भारत में बोल रहे हैं। वहां पे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बात नहीं कर रहे, भारत की बात कर रहे वहां पे। तीसरा, प्रथम खुदाई हड़प्पा 1921 में हुआ था। हाँ ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, सही है, क्योंकि लोथल एक ऐसा क्षेत्र था भारत का जहां से फारस की खाड़ी, अर्थात ये गुजरात में है, और ये फारस की खाड़ी के साथ क्या होता था? व्यापारिक संबंध, व्यापार होता था यहाँ पे। तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे दूसरा बस गलत है। तो यहाँ पे देखो जहां जहां 2 है गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 3, 4 क्या होगा आपका? ये सही होता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? विश्व धरोहर की सूची मतलब यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल सोशलिस्ट कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धरोहर को क्या करता है? सूचीबद्ध करता है, संरक्षण करता है वहां पे। ठीक है ना। तो भारत में जो यूनेस्को है उसके द्वारा 40वां नंबर का था, 2021 में शामिल हुआ था ये धौलावीरा। धौलावीरा को क्या किया गया है? यूनेस्को के द्वारा अपने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। जैसे कि अभी आप रिसेंटली सुने होंगे 41वां और 42वां नंबर का शांति निकेतन था, और एक हेलबीडू जो कर्नाटक में जो मंदिर है उसको शामिल किया गया है। तो 40वां नंबर का कौन सा था? आपका धौलावीरा था। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बात करें अगर सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा का, तो धौलावीरा एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो 3 भागों में बटा था। एकमात्र क्षेत्र जो 3 भागों में विभाजित था, 3 भाग में, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। साथ साथ यहीं से आपको 16 बड़े जलाशय मिलते हैं, 16 बड़े जलाशय। तो हम बोल सकते हैं कि जल की उन्नत प्रबंध था। ठीक है, साथ साथ यहाँ से 10 साइन बोर्ड मिलते हैं, सूचना पट, साइन बोर्ड ये मिला है। इसके अलावा ये जो धौलावीरा है ये खादीर द्वीप में स्थित था, खादीर द्वीप गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गलत है। फिर से वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक तरफ नदी दिया गया है, एक तरफ इस नदी की वैदिक नाम दी गई है। पहला, सतलज नदी का वैदिक नाम शतुद्री था। ठीक है। व्यास नदी का वैदिक नाम वितस्ता था क्या? देखते हैं इसको आगे। चिनाब नदी का अस्कनी, सही है। रावी नदी का परुष्णी। व्यास नदी का जो वैदिक नाम था वो था विपाशा, विपाशा नाम था। आप पढ़ते हो सप्त सिंधु प्रदेश, तो सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदी है मुख्य रूप से, उन 7 नदी में शामिल है, सिंधु भी शामिल है इसके अंतर्गत। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और आपका सरस्वती नदी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, विपाशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पे द्विफसली कृषि के साक्ष्य मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है यहाँ पे कि इसमें से कौन सी जगह है जहां से द्विफसली कृषि के साक्ष्य मिलता है? वो है आपका कालीबंगा, राजस्थान पे है। जो राजस्थान पे कालीबंगा से क्या मिलता है? द्विफसली कृषि के साक्ष्य मिलता है। ये आंसर क्या होगा आपका? सही होगा, जुते हुए खेत की मिलती है साक्ष्य वहीं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प का चुनिए, मतलब सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। ये सही है। जब हम पढ़ते हैं श्वेतांबर और एक दिगंबर 2 होता है, तो श्वेतांबर के अनुसार जो ग्रंथ है उसमें 12 अंग शामिल है, 11 उपांग है वहां पे। कथन 2 क्या बोलता है? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो ये क्या होता है? वल्लभी में नहीं होता है, ये गलत है। क्योंकि जब इनका जो प्रथम अधिवेशन होता है, या बोल सकते हो प्रथम सम्मेलन 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में क्या होता है? प्रथम जैन संगति होती है, जो सम्मेलन किया जाता है या बोल सकते हो मीटिंग जो होता है उसको क्या बोला जाता है? जैन संगति बोले जाते हैं। तो प्रथम जो जैन संगति होता है 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, वहां पे इसका क्या किया गया था? संकलन किया गया था, न कि वल्लभी पे। वल्लभी पे तो 2nd नंबर का हुआ था, वल्लभी गुजरात पे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो ये कथन गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो कथन, यहाँ पे देखो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 क्या है? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन प्रतिलोम विवाह से क्या आशय है? वैदिक काल, देखो जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो दो प्रकार से पढ़ा जाता है। एक होता है आपका ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है। तो इसमें सामाजिक स्थिति जब पढ़ते हैं ना तो दो प्रकार के विवाह हमको मिलता है, दो प्रकार का। एक होता है अनुलोम विवाह, अनुलोम, और एक होता है आपका प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। और उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार का मिलता है। इस 8 प्रकार में 4 ऐसे होते हैं जो समाज में स्वीकृत होता है, और 4 ऐसे होते हैं जो समाज में प्रतिबंध होता है या प्रतिषेध होता है। तो यहाँ पे पूछा है प्रतिलोम विवाह को, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अनुलोम विवाह जब वर जो है उच्च कुल का होगा और वधु जो है निम्न कुल की होगी, तब ये अनुलोम। इसके जस्ट अपोजिट प्रतिलोम विवाह, जब वर जो है निम्न कुल का होगा और वधु जो है उच्च कुल का होगा। अब यहाँ पे जो कुल है या वर्ण है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? गोधन या गाय की संख्या के आधार पर, गाय की संख्या के आधार पर। जैसे मान लो जाए वर के पास मान लो जाए 50 गाय है और वधु के पास 40 गाय है, तो यहाँ पे वर उच्च वर्ग का हो गया और वधु जो है निम्न वर्ग का हो गया। वही बात करें वर के पास 30 गाय है और वधु के पास मान लो जाए 60 गाय है, तो यहाँ पे वधु क्या हो गई? उच्च कुल की हो गई। तब ऐसा जो विवाह होता है उसको बोला जाता है क्या? प्रतिलोम विवाह। वधु उच्च कुल की होगी और वर जो है निम्न कुल की। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, जब वधु जो है उच्च कुल की हो और वर जो है निम्न कुल का, तो आंसर क्या हो जाता है आपका? सी आंसर यहाँ पे सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विवाह बिना लेन देन का विवाह होता है? जो मैंने आपको बताया उत्तर वैदिक काल में कि 8 प्रकार के विवाह होता है, तो उसमें जो प्रजापत्य विवाह होता है वो बिना लेन देन का विवाह माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ चारों विवाह। भारतीय ग्रंथ में उपनिषद की संख्या कितनी है? बात करें भारतीय ग्रंथों के अनुसार उपनिषद की संख्या टोटल है 108। तो कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, व्यापम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है ज्यादातर। 108 है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन पुराण, भारत के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18 पुराण है, और इस 18 पुराण में सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, इसी मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन भी है, तो ये भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। पहला यह है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की है, उसने कहने का मतलब हरिसेन, तो ये गलत है क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम किसकी है? विशाख दत्त, विशाख दत्त की रचना है ये। ठीक है, तीसरा, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है, तो यहाँ पे हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता पढ़ते हैं। ठीक है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन अगर देखोगे तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सही होता है वहां पे। ठीक है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जितने अभियान है उसका वर्णन है, उनके प्रशासन का वर्णन है, वहां पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, चीनी यात्री फायान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। तो बात करें कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ नंबर का बौद्ध संगति होता है प्रथम ईस्वी में होता है, प्रथम ईस्वी शताब्दी में होता है, और फायान जो है गुप्त काल में आता है 405 ईस्वी में, तो ये गलत हो गया पहला वाला। दूसरा, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। हम बात करें चीनी यात्री वेनसांग का, तो ये 630 से 645 ईस्वी के मध्य भारत में भ्रमण करता है। ये बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने आता है नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय जब आता है तो उस समय शासन व्यवस्था की बात करें अगर उत्तर भारत में, तो वहां पे कौन थे? हर्षवर्धन ही थे वहां पे। ठीक है ना, तो आया तो था उनके शासनकाल में, तो सही है, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया क्या? हर्षवर्धन को नहीं, बल्कि हर्षवर्धन क्या थे? बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाए थे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा, हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो उसमें हीनयान और एक महायान होता है, तो महायान शाखा को अपनाए थे। साथ साथ प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था, हर्षवर्धन धार्मिक सभा, जिसमें 500 ब्राह्मण और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन भी करवाता था। वही 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद कहलाने लग गया। तो ये भी कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ना तो एक और ना ही दो सही है, यहाँ पे सही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ नाम दिए गए चंद्रगुप्त और उसके अन्य नाम दिए गए। बात करें चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो मौर्य लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य समझो यहाँ पे, क्योंकि बिंदुसार, अशोक और चाणक्य एक ही वंश के दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चाणक्य का क्या नाम था, विष्णुगुप्त। अशोक क्या कहलाते थे, प्रियदर्शी। चंद्रगुप्त मौर्य क्या बोला जाता था, सेंड्रोकोटा। दूसरा को क्या बोला जाता था, अमित्रघात की उपाधि। तो यहाँ पे देखो ए का 2, बी का 3, ए का 2 और बी का 3, सी का 1। तो यहाँ पे ये आंसर क्या है आपका, सही हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाम जो दिया गया है वो उसके अन्य नाम या तो उपाधि बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्टि का क्या तात्पर्य है। मौर्य काल पे एक विष्टि नाम का कर लिया जाता था, वो क्या है। विष्टि मुख्य रूप से क्या था, एक अगर बोला जाए तो एक शब्द में बेगारी कर था, बेगारी कर, अर्थात उनसे काम कराया जाता था और उसके बदले किसी भी प्रकार की उसको मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पे देखो ये सी आंसर, जबरदस्ती किंतु सॉरी ये नहीं आएगा आपका, डी ऑप्शन, जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी। ये आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कालिदास की रचना नहीं है पूछा गया है, क्योंकि गुप्त काल में देखते हैं कालिदास नवरत्न में शामिल थे, उन्होंने काफी सारी रचना किया है। ऋतु संहारम सही है, मेघदूतम सही है, मालविका अग्निमित्र ये भी सही है। मुद्रा राक्षस नहीं है, मुद्रा राक्षस किनका है, विशाख दत्त का है, विशाख दत्त। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है यहां से भी किस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में किनके शासन काल में यवन राजदूत हेलियोडोरस का आगमन हुआ था। प्राचीन भारत की बात करें तो हेलियोडोरस जो कि कहा यवन शासक था, यवन राजदूत था, मेन यवन का राजदूत। ठीक है, ये जो हेलियोडोरस था वो मुख्य रूप से भागभद्र या तो भागवत इनके शासन काल में आया था, और इनके शासन काल में वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर एक स्तंभ बनवाता है, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ की निर्माण कराता है एमपी विदिशा पे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हेलियोडोरस कब आया था तो भागवत, याद रखेंगे। ठीक है, वंश पूछेगा तब आपको याद करना है सुंग वंश वहां पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के संबंध में पूछा गया है, कौन सा कथन क्या है, असत्य बोला गया है। तो देखते हैं, पहला, नगरों पे नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता, और नगर में नाली व्यवस्था तो होगी। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है, क्योंकि विदेश से व्यापार होता था। मैंने आपको बताया कि फारस से खाड़ी से व्यापार होता था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है, क्योंकि एक ऐसा मूर्ति प्राप्त हुआ था मिट्टी का जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते दिखाया गया था, जिसको मातृ देवी या उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई थी, तो ये भी सही है। चौथा, लोग जो है लोहे से परिचित थे क्या, नहीं, ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को लोग लोहे से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ तक केवल और केवल कांस्य धातु का प्रयोग होता था, कांस्य धातु। ठीक है, लोहे की खोज जो होती है 800 ईसा पूर्व में होता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 3250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास है वहां पे। ठीक है, तो डी आंसर क्या होगा आपका, ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। पहला, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, बिल्कुल भी सही है। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये ऑप्शन थोड़ा समझना, धातु के उपयोग का पता था तभी तो उन्होंने तांबा और टीन
इन दोनों के मिक्सर से क्या बनाया, कांस्य से बनाया। तो कांस्य धातु का पता था कि नहीं था? लोहे का अगर बोलता तब सही मान लेते, लेकिन यहाँ धातु शब्द बोल दिया गया तो उनको धातु का ज्ञान था, तभी तो उन लोग दो धातु को मिलाकर एक कांस्य धातु बना रहे हैं। सोचो इतने हजारों साल पहले, मतलब एक जो केमिकल रिएक्शन करके आप बनाते हो वो उस समय बन रहा था। तो यहाँ पे तीसरा क्या है, गलत है यहाँ पे। ठीक है, सही उत्तर चयन करना है, तो 1 और 2 क्या है आपका, ये सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके करना है। बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद क्या किया जाता है, बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, सम्मेलन बोल सकते हो वहां पे। ठीक है, तो जो प्रथम नंबर का जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थल की बात करें तो ये हुआ था राजगृह पे, राजगृह पे। उस समय जो शासक थे अजातशत्रु थे। दूसरे नंबर का जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये हुआ था मुख्य रूप से वैशाली पे, वैशाली कालाशोक थे इस समय शासक। और 251 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र में कौन थे, अशोक थे। और प्रथम ईस्वी इस समय हुआ था कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, जिस समय शासक कौन थे, कनिष्क थे। तो यहाँ पे क्रम जमाना है, देखो ध्यान से। तो पहला कौन सा है आपका, राजगिरी, तो 2, तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में है। उसके बाद वैशाली 1, दोनों जगह है। फिर है आपका पाटलिपुत्र 4, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही होता है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे अगर शासक पूछता है तो वो भी लिख लेना, ये है आपका अजातशत्रु शासक। वैशाली में जब हुआ था वो उस समय थे कालाशोक, और यहाँ पे थे कौन, सम्राट अशोक, और यहाँ पे थे कौन, कनिष्क। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे काफी ही महत्वपूर्ण था। मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ कि व्यापम के साथ साथ CGPSC जो प्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी क्या हो, आपके लिए कारगर सिद्ध हो वहाँ पे। ठीक है, हमारे वीडियो में इस प्रकार बने रहिएगा, आगे आपके लिए निरंतर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।